अब देखिए हम लोग जाग तो गए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप जागते हैं तो क्या आप तुरंत उठ करके भागने लगते हैं? पहले या तो हम लोग जागते नहीं है सुबह, जब तक मम्मी का थप्पड़ ना पड़ जाए, पापा की डांट ना पड़ जाए। है तो हम भी उनमें से। आप और हम हैं तो एक ही खेत की मूली। तो जब तक माता ने गाली नहीं दी, पापा ने कुछ कहा नहीं था, तो जागेंगे नहीं। और जागेंगे भी तो आराम से बिस्तर पे बैठे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं। क्या हम तुरंत जाग कर भागने लगते हैं? नहीं ना, हमको वक्त लगता ना सीधा होने में। उस सीधा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रबोध। किसी भी चीज का ज्ञान हो जाना, उसको क्या कहते हैं? बोध हो जाना। एनसी की किताब आती है, शायद एनसी की एक ही किताब आती होगी मेरे ख्याल से, उसमें लिखा होता है बोध ज्ञान, पहचानना। बोध ज्ञान मतलब पहचानना, लेकिन पहचान के उसको समझ में विकसित कर लेना क्या हो जाता है? प्रबोध। यानी हम लोग जानते हैं वो अलग चीज है, लेकिन पहचानते कितना है? जानो तब मानो। पहले जान लिया आपने, तब उसको मानो। अब किसी ने कह दिया कि यार वे एक बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने जान लिया कि एक टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आपको अच्छे टीचर की पहचान कब होगी? जब आप उनसे पढ़ने जाएंगे। तो आपका बोध तो हो गया था उस टीचर से सुन के, लेकिन प्रबोध कब होगा? जब आप उसके सामने जाओगे, उससे पढ़ोगे, उसकी चीजों को समझोगे, उसके समझाने का तरीका देखोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रबोध होना। और इसी प्रबोध की व्यवस्था को जब ये लंबे समय तक चली तो इसको क्या कहा गया? प्रबोधन काल। जैसे मान लीजिए हम जाग तो गए, लेकिन उस समय फिर भी कुछ ऐसी बातें कही जाती थी कि जहां जो चीज हमको दिखाई नहीं देती है उसको हम विश्वास के तौर पर मान लेते हैं। जैसे प्रबोधन काल की विशेषताएं क्या थी, पहले हम इसको आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसका अर्थ। दूसरा हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। और फिर हम यहां पर देखेंगे प्रमुख विचारक। अर्थ तो हम लोग समझेंगे, लेकिन इसकी विशेषताएं पहले समझते हैं कि प्रबोधन काल की विशेषताएं क्या थी। इंसान जाग तो गया था, लेकिन क्या हर चीज को मानवता के लिए काम करने लगा था? क्या ऐसा है या नहीं है? तो जैसे पहला पॉइंट, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, जैसे कि अगर कोई घटना घट रही है तो उसमें किसका योगदान है, हम लोग समझेंगे इसको डीपली। पहले हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। दूसरा, कारण कार्य या फिर कार्य कारण का संबंध का होना। हाँ, बात एक ही है, संबंधों का होना। और अगला तीसरा पॉइंट, मानवता का वर्णन, या फिर कोई कुछ भी लगा सकते हैं, प्रयोग परीक्षण पर बल। अगला पॉइंट आ जाएगा मानवता पर बल, देववाद पर बल, हाँ। अब ये तुमको पॉइंट ऐसे लग रहे होंगे कि ये तो कॉमनली हम लोग तो जानते ही जानते हैं, तो सिविल सर्विस भी कोई हुआ नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब आप ये बात कहेंगे लोगों के सामने कि हम सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डराएंगे। अरे कब पगला है गो का, है ना, हालत बिगड़ जाएगी, छोटी मोटी सोच लो। सही मायने में यह है कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम उनसे बड़े हो पाओ। यही पॉइंट आता है। समझो पहले कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि तुम विशेष जगह पर पहुंच जाओ। ये बात सब कहेंगे, हम तो भैया चाह रहे कि तुम बड़े आदमी बन जाओ, कहेगा हर कोई, लेकिन दिल से कोई नहीं चाहेगा कि तुम ऐसा कर जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम बड़े आदमी बन गए उस दिन तुम उससे नीचे रहोगे, मतलब वो तुमसे नीचे रहेगा।
यहां तक कि एक आईएएस अधिकारी भी नहीं चाहेगा कि उसके चपरासी का बेटा कभी आईएएस बन जाए, क्योंकि अगर चपरासी का बेटा आईएएस बन गया तो अब उस चपरासी को जो गेट पे खड़ा रहता था अब उसको बराबर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसका बाप है? आईएएस का बाप है। अब वो जब तक चपरासी था तब तक था, कहते नहीं कि बेटा वो तुम्हारे भी बाप है। पॉइंट आता नहीं आता? अब जिससे चाहे हमारे पिताजी इस समय कुछ ना हो, रोज सुबह उन्होंने फड़ुआ टांगा, खेत पे गए, कोने खोदे, घूम घाम चले आए, उस समय उनकी औकात किसी अधिकारी सामने कुछ नहीं है। लेकिन कल को जब आप आईएएस बन जाते हैं तो क्या उनकी औकात बढ़ी नहीं बढ़ी? अब भले ही आपका, देखो ध्यान रखिए, जब आप आईएएस में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अपनी स्टेट नहीं मिलती है। जैसे आप में से अगर कोई आईएएस बनता है अगले साल, तो आप चाहें कि आप पीलीभीत में काम करेंगे तो आपको पीलीभीत नहीं मिलेगा कभी भी। यहां तक कि आपको उत्तर प्रदेश राज्य ही नहीं मिलेगा, आपको बिहार मिल जाएगा, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर, कुछ ही मिल जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन पीलीभीत, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के आईएएस अधिकारी को यह मालूम चल जाए, डीएम को, जो सामने व्यक्ति आ रहा है हमारे ऑफिस में वो आईएएस का बाप है, वो उसको इज्जत से बिठाएगा नहीं बिठाएगा? भले ही आपका सिलेक्शन, भले ही आपका कैडर उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन वो आपको बुला के बिठाएगा नहीं बिठाएगा आपके बाप को? तो कोई अधिकारी तक नहीं चाहता है कि हमारे चपरासी का बेटा उच्च अधिकारी बन जाए। अगर आपसे कोई कहता है, आपका दोस्त ही कोई कहता है कि बेटा यूपी पुलिस की तैयारी कर ले, काहे चक्कर में पड़ा है, तो आप सीधा बोल दो हाँ यार सोच तो मैं भी यही रहा हूं, बस इतना बोल के साइड से हो जाओ। उससे बहस मत करना, उसका लेवल नहीं कि वो आपसे बहस कर सके। अगर आपने बहस की उससे तो वो कहीं ना कहीं आपको तैयार कर लेगा कि सच में सिविल की तैयारी करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने ऐसे से तर्क देगा। देखो तुमको पता है अपने पड़ोस वाले भैया हैं 6 साल हुई तैयारी करते हुए, उनका लग पाया आज तक? बोले हाँ यार बात तो सही है यार, तुमको पता वो देखो वो 10 साल तैयारी कर रहा है, तुमको पता देखो वो ऐसा कर रहा है, तुमको पता वो ऐसा कर रहे हैं, और तुम अंततः जाकर के मान जाओगे, बोले यार सही बात है, यूपी पुलिस फार्म आ गए हैं, डाल दो, चुपचाप तैयारी करेंगे। इसलिए बहस मत करो। यकीन मानो अगर विशिष्ट बनना है तो खुरापातें करनी पड़ेंगी, पागलपन के दौड़े दिखाने पड़ेंगे कि तुम पागल हो। अगर तुम्हें लोगों से मिलना जुलना कम करना है तो हरकतें क्रेकों वाली शुरू कर दो, उल्टे उल्टे मोजे पहन लिया करो, जूते उल्टे पहन लिया करो, कभी कभी हो गए यार ये तो पागला गया है, तो लोग क्या करेंगे? लोग आपसे मतलब रखना छोड़ देंगे कि तुमको पता हो तो क्रेक हो गया है। लेकिन तुम्हारा ध्यान इस पर किस पर है? पढ़ाई में है। एक बार दोस्त बता रहा था कि जिससे एक लड़की थी, उसकी दोस्त, शादी उसकी नहीं हुई थी लेकिन वो सिंदूर लगा के जाया करती थी। पता क्यों? ताकि जो जो इधर उधर जो भमरे होते हैं ना वो दूर रहें। मामला रजिस्टर्ड है पहले से, देखेगा ही नहीं उसकी तरफ। उसकी शादी हुई नहीं थी लड़की की, लेकिन वो सिंदूर लगा के जाती थी कोचिंग जब जाती थी। इससे क्या होगा? इससे जो आसपास के लोग हैं वो उस पर नजर नहीं डालेंगे और उसका ध्यान किस पे रहेगा? केवल पढ़ाई में। तो अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो आपको कुछ ऐसी हरकतें करो कि लोग आपसे दूर हो जाएं। अगर कोई ज्यादा ही बंदा परेशान करता तो 2-4 गाली देके बात को खत्म कर दो, वो हमसे बोलेगा ही नहीं। वो यार उससे यार बात करो, वो तो साला गाली देने लगता है। देखो पागल होना पड़ेगा। सफलता मांगती है आपका पूर्ण समर्पण, और जब तक आप पूर्ण समर्पित नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यकीन मानो इस बात का। लेकिन जो मजा होगा ना बेहतरीन होगा। चलो बात करते हैं इसकी। प्रबोधन काल, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ बातें ऐसी आ रही हैं जो हम तर्क पर आधारित कर रहे हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा कि नीचे से जो लावा निकलता है पृथ्वी से, वो किसी ना किसी प्रकार से पृथ्वी की उल्टी है। भगवान ने उसका पेट खराब कर दिया, इसके लिए उसको उल्टी हो गई है। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई तर्क है क्या? कोई तर्क है? नहीं है। लोगों ने उसका तर्क निकाला, उन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं है, हमारी पृथ्वी है, अंदर से उसका टेम्परेचर हाई है, अंदर कुछ विशेष प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं और उन प्लेटों में होती है हलचल। हलचल होने के कारण इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा में किसी प्रकार की हलचल होती तो बाहर निकलने के लिए बेताब होता है, और जैसे ही बाहर किसी प्रकार की परत हटती है, यही मैग्मा कहां जाता है? बाहर आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं?
ज्वालामुखी। तो उसने क्या दिया, देखो यहां पर तर्क दिया कि किसी भी बात को अगर सही साबित करना है, गलत साबित करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। अब किसी ने कहा कि देखो जब भी आंधी आती है तो आंधी किसके द्वारा आती है, भगवान के प्रकोप के द्वारा। भगवान नाराज हो गए, आंधी आ गई। लोग कहते हैं कि नहीं, देखो हवा चलती है, हवा चलने से क्या होता है कि उसमें ढेर सारी बवंडर बनते हैं, चक्रवात पैदा होता है, और उसी वायु के अधिक वेग होने के कारण हवा हमको तेज मालूम चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं, जिससे पेड़ और जो अन्य चीजें होती हैं वो उलट जाती हैं। क्या दिया उसने यहां पर, तर्क दिया। लोगों ने कहा कि देखो मरने के बाद में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो स्वर्ग की प्राप्ति हो। जैसे इसे किसी ने कहा है कि किसी भी प्रकार, जैसे एक मैंने शायद कहानी आपको बताई होगी कि जो कनागत के समय जो खाने आते हैं घर पे, पंडित लोग खाना खाने आते हैं, वो कहते हैं कि हमें खाना खिलाओ, और किसको प्राप्त हो जाएगा वो खाना, तुम्हारे पूर्वजों को। खाया हमने और पेट में किसके चला गया। एक कहानी मैंने सुनाई होगी आपको कि एक व्यक्ति था, उसके यहाँ पंडित जी खाना खाने आए, और उसने कहा कि ठीक है पंडित जी आप बैठी छत पे और हम खाना लेके आते हैं। तो नीचे खाना बन रहा था, और खाना बन गया, पंडित जी खाने के इंतजार में बैठे हैं। अब तब उससे पूछा कि भाई अभी तक तुम्हारा खाना नहीं आया। उसने कहा पंडित जी हम तो हमको खाना भेज दिया कब का, हमारी पूरी फैमिली ने खा लिया, तो समझ लो कि तुमने भी खा लिया। बोला क्या पागल हो यार, अब यहां से वहां तक खाना जब पहुंचा ही नहीं तो फिर मैंने खा कैसे लिया। बोले यही मैं बोल रहा हूं कि जो खाना तुम्हारा यहां से लेकर के इस छत तक नहीं पहुंच सकता है, वो खाना यहां से लेकर के आसमान कैसे पहुंच जाएगा। पंडित जी खामोश। क्या था इसमें, तर्क। तो जो तर्कता का जो विकास हुआ, जो पुनर्जागरण कालीन लौकिक चेतना का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, उसको क्या कहा गया है, प्रबोधन काल। मतलब किसी भी कार्य को सिद्ध करना क्या होता है, प्रबोधन होता है। जैसे स्वर्ग में जाओगे, आपको अगर यहां पर आप लड़की की शादी में अगर गाय दान कर दो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुना आपने, है ना। यज्ञ कराने से पाप मुक्त हो जाते हैं, ये सुना आपने, सुना होगा। ये कौन से शब्द हैं, ये शब्द हैं हमारे अलौकिक। मरने के बाद इंसान भूत बन जाता है, मरने के बाद इंसान भूत बन जाता है। ये बात कैसी है, अलौकिक है। किसी भी भूत के कपड़े हमेशा व्हाइट ही क्यों होते हैं, हमने तो नहीं देखा आज तक। आप में से किसी ने भूत देखा है, लेकिन हमको यह बताया गया कि भूत के कपड़े कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। नहीं, केवल गांव में ही दिखाई देते हैं, शहर में वो आते ही नहीं आए। शहर में एक्चुअली क्या होता है कि शहर के बाहर पुलिस चौकी होती है, उसमें लगा होता है वेरियल। तो भूतों को लगता है कि अगर शहर में गए तो चालान वगैरह कट जाएगा, इसलिए वो शहर में नहीं आते हैं। शहर से उनको थोड़ी सी एलर्जी है, यह हो सकता है कि शहर का पानी उनको सूट ना करता हो, ढेर सारी बातें हैं, तो शहर में नहीं आते, गांव में ही रहते हैं। तो ये बातें कैसी हैं, प्रबोधन ने क्या काम किया, इसको लौकिकता में उतारा। उन्होंने कहा कि देखो लौकिक चेतना का विकास करो, कॉन्शियस माइंड लेकर के आओ, और किसी भी वस्तु को या किसी भी बात को किस पर उतारो, तर्क पर उतारो। तो वो क्या कहलाई, प्रबोधन काल। यानी अलौकिकता की तार्किक भावना का विकास होना, उसका परिपक्व हो जाना, उसका मिच्योर हो जाना क्या कहलाता है, प्रबोधन कहलाता है। अब प्रबोधन की विशेषताएं क्या थी, प्रबोधन की विशेषता यह थी, उन्होंने कहा कि किसी भी ज्ञान को किससे जोड़ दो, विज्ञान से जोड़ दो। उन्होंने कहा जो भी वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं वह किसी ना किसी प्रकार से साइंस से रिलेटेड है। जैसे किसी प्रकार से कोई उल्कापिंड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने कोई चीज फेंकी है, उसको ग्रहों से जोड़ा, उसको उपग्रहों से जोड़ा और बताया कि देखो ये एक प्रकार का उल्कापिंड है और आ रहा है। हमें ज्ञान है कि आसमान से कोई चीज आती है, लेकिन क्या आती है हमको यह ज्ञान नहीं था। हमने उसको किससे जोड़ा है, विज्ञान से जोड़ दिया कि ये कोई ना कोई साइंस का पार्ट है। दूसरा पॉइंट, कार्य कारण का संबंध या कारण कार्य का संबंध। जैसे अभी अगर मैं इसमें घूंसा मारूं तो हिलेगी या फिर नीचे गिर जाएगी, है ना। तो ये नीचे गिरी, ये हो गया कार्य। मतलब हम कह सकते हैं क्या ये हो गया, कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ,
ये गिरना क्या हो गया, कार्य हो गया, लेकिन ये क्यों गिरा, जरा इसका कारण बताओ। क्योंकि हमने इसको पुश किया, है ना। तो गिरने का कारण क्या है, पुश करना, ऐसे घूंसा मारना क्या है, ये कारण है। तो उन्होंने कहा कि देखो, कारण को जानो। किसी भी कार्य के होने में क्या जरूरी होती है चीज, कारण का होना आवश्यक होता है। पत्ते हिले क्यों, क्योंकि हवा चली। अगर हवा ना चले तो पत्ते हिलेंगे नहीं। तो हवा चली, पत्ते हिले, क्या हो गया, पत्तों का हिलना क्या हो गया, लेकिन कारण क्या था, हवा का चलना। तो हवा क्या हो गई, कारण हो गई, ये हो गई। पादरी लोग इसको अलग तरीके से जोड़ते थे। कोई व्यक्ति आज घर से निकला, तुम बिना दही खाए, दही चीनी खाए तुम चले गए पेपर देने, और रिजल्ट आया निगेटिव, तो मम्मी क्या कहेंगी, हम तुमसे कह रहे थे दही खा के जाओ, माइंड अच्छा, दिमाग अच्छा रहेगा। यही बात ना, यही मैं बताने वाला हूं। इसको किससे जोड़ा, देखो, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। घर से तुम निकलो, दही और चीनी खा के निकलो, ये बात हर कोई बोलता है, हर कोई बोलता ना, लेकिन इसका कारण आपको आज तक नहीं पता चला होगा। कारण इसका यह है कि दही की तासीर ठंडी होती है। किससे जोड़ा, ये विज्ञान से। आपने दही खाया, दही दही हो गया आपका, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके माइंड को शांत रखते हैं। और मीठा जो होता है थोड़ा सा मन अच्छा कर देता है ना। भाई कभी करेला खा के मन अच्छा हुआ है, कड़वा होता है, हम मीठा ही खाते हैं, बोले थोड़ी सी रसमलाई खा ले यार मन अच्छा हो जाएगा। तो नंबर एक तो मीठा, दूसरा आपका दही। दही ने आपके दिमाग को शांत कर दिया और मीठे ने आपका मन सही कर दिया, खाके का आराम से पेपर दिया चले आए। लेकिन आपकी मम्मी ने कहा कि तुम दही खा के नहीं गए थे, इसलिए तुम्हारा जो है पेपर बेकार हो गया। वो मामला किस में आएगा, अलौकिक में। लेकिन आपने उसको किससे जोड़ा, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा, कि देखो तासीर अच्छी होती है उसका, दही खा के जाओ, मीठा खा के जाओ, तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो जब आप उसको जोड़ लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, प्रबोध हो जाते हैं। वही समय क्या कहलाया, प्रबोधन काल कहलाया। पॉइंट यही है, आपको जोड़ के चलना है, अलौकिकता में नहीं जाना है, बल्कि जोड़ के चलना है। प्रयोग परीक्षण प्रबल, यहां पर पॉइंट ये है, जानो तब मानो। ससुराल में जब विदाई होती है लड़की की, तो कौन से दिन पे लड़की नहीं जाती मायके से, बुध को नहीं जाती ना। अब उसको आप अगर तर्क पे उतारेंगे तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, प्रयोग करके देखो ना कि कोई मर रहा नहीं मर रहा है। अच्छा, नुकसान किसका होता है, भैया का, है ना। तो पॉइंट क्या होता है कि चलो ठीक है भैया, विदाई अगर बुधवार को पड़ी है तो भैया को साथ में ही भेज दो, है ना, बाद में छोड़ के चला आएगा। हमारी चचेरी बहन की जब शादी हुई थी तो वही दिन पड़ गया था। अब मैं ठहरा तार्किक आदमी, अरे चलो तुम लोग जाओ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चचेरा भाई है, रोहित नाम है उसका, तो वो बेचारा घर तक छोड़ने गया उसको, तो वापसी में आ गया, मेरी नहीं चली। मेरा पॉइंट ये कि मेरी नहीं चली, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब आप अपनी चलाने सोचते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं रुक जाती है। या तो आप रिस्क स्वयं पे ले रहे हो कि मैं जा रहा हूं, जो होगा वो मुझे होगा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बात किसी और की है, यहां तक कि आप अपने किसी खास व्यक्ति को भी नहीं ऐसा रिस्क लेने देंगे कि यार बाई चांस अगर कुछ हो गया तो कहानी खराब हो जाएगी। तो पॉइंट ये होता है, प्रयोग एवं परीक्षण का मतलब ये हो गया। उन्होंने कहा कि जानो तब मानो से मतलब ये होता है कि तुम्हें किसी भी कार्य को मानने से पहले उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तर्क पर उतारो। जैसे कि बर्फ ठंडी है या गर्म, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको छूना पड़ेगा। तो छूने के लिए आपने उसका क्या किया, परीक्षण किया ना। अब आप उसको क्या बोलेंगे, बर्फ कैसी होती है, ठंडी होती है। एक लोहे की सरिया बहुत तीखी तरीके से गर्म है, और एक पड़ोसी खड़ा है, कोई बहुत भारी बाबा है, और वो कह रहा है कि जो सरिया वो ये बहुत ठंडी है। तो हमको क्या करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप गए, अरे बाबा जी, फिर आप हाथ लिए लिए घूमो। आप उसको अनुभव करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि तर्क पर उतारने के लिए आपको खुद की कुर्बानी देनी पड़े। भाई सरिया को
किसी चीज से उठा करके आप किसी चीज से टच करके देख लो, अगर कागज जल गया तो गर्म है, नहीं जला तो ठंडी है। हर चीज का परीक्षण नहीं किया जाता है। जैसे जो दवाइयां बनती हैं तो क्या उनका टेस्ट जो होता है, उनका परीक्षण होता है, क्या वह इंसानों पर होता पहले? नहीं। किस पे करते हैं वो? चूहों पर, मेढकों पर, बंदरों पर। तो जाहिर सी बात है कि उनका हो तो परीक्षण ही रहा है ना, भले ही वो इंसानों पर नहीं है लेकिन परीक्षण तो है। तो जानो तब मानो, यानी पहले प्रयोग और परीक्षण पर बल दो, उसके बाद ही किसी चीज को आगे बढ़ाना है। अगला पॉइंट, मानवतावाद पर बल। मानवतावाद पर बल से तात्पर्य यह हो गया कि पहले एक विशेष प्रकार का धर्म था, क्या नाम था इस धर्म का? कैथोलिक धर्म। इस धर्म में बहुत ज्यादा बुराइयां व्याप्त थी। यह धर्म कौन सा है? यह धर्म है ईसाई। कौन सा है? ईसाई धर्म है। उस समय एक ही धर्म था जिसका नाम था कैथोलिक। इसमें तमाम बुराइयां व्याप्त थी, लाइक ब्राह्मण धर्म की तरह। जो हमारे भारत में जो प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म था, उसमें भी तमाम बुराइयां आ गई थी। तो इसमें बुराइयां ऐसी थी कि इस समय आप किसी भी इंसान का चित्र नहीं बना सकते थे। अगर आपने किसी इंसान का, फूल पत्ती का, कमरे का, मकान का अगर चित्र बना दिया तो आपको जेल हो जाएगी। पहला चित्र जो बना, जो देवी देवता से संबंधित नहीं था, वो किसका चित्र था? मोनालिसा का। आपने मोनालिसा का चित्र सुना नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा। ये पहला चित्र है जो अलौकिक नहीं है। कैसा है ये? लौकिक है। पहले जो चित्र बना करते थे वो बनते थे देवी देवताओं के। और देवी देवताओं को चित्र कैसे बना करते थे? गर्दन उनकी कैसी होती थी? लंबी। तर्क क्या था उनका? ऐसी होती है। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क यह था कि इनका डायरेक्ट संपर्क किससे हो रहा है? भगवान से। और ये हर समय बात करते रहते हैं, इसलिए इनकी गर्दन कैसी हो गई है? लंबी हो गई है, क्योंकि इनका कनेक्शन किससे? भगवान से है। सोचो, पहले ऐसे ऐसे लोग थे, वो ऐसा ऐसा तर्क देते थे, जबकि ये बात कैसी है? ये गलत है, झूठ है। लेकिन हम लोग मानते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था? प्रबोध नहीं था, हमारे पास तर्क नहीं था। जब तक तर्क नहीं होगा तब तक आप किसी की बात को झूठ नहीं ठहरा सकते हैं। अचानक से घर जाकर के आपकी टांग में दर्द होने लगे तो मम्मी तो यह कहेंगी कि तुम चौराहो नांग गए होगे, है ना? मम्मी यही कहेंगी कि तुम चौराहा नांग गए, लेकिन तुम क्या कहोगे? कि आज ज्यादा पैदल चले, इस वजह से इस टांग में दर्द हो रही है। तुमने क्या दिया? मम्मी ने क्या बात कही है? अलौकिक कही है। क्या लगता है कि ये घटना हमारे सामने घटती नहीं है? रोज घटती है। मैं अपनी मम्मी या पापा से अधिकतम मुझे 6-6 महीने हो जाते थे, नहीं मिलता था मैं। तो जैसे पता लगा 6 महीने बाद मैं पहुंचा घर पे और फिर मैं गया, तो जब जैसे एक दिन मैं गुजर गया, वहां रुका, तो शाम को मेरी मम्मी क्या करती थी कि लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, उसको आग में भूंज के और मेरे चारों तरफ घुमाई, लल्ला हमारी नजर लग गई। जब दिल्ली से सफर करके यहां तक आप आओगे तो आपको थकावट होनी लाजमी है। अब थकावट हुई, घर आकर के मैं थोड़ा सा सुस्त हो गया, मान लीजिए सुस्त हो गया, तो वो मेरी नजर में क्या है कि मैं थका हुआ हूं, वो क्या है? एक तर्क है। लेकिन हमारी मम्मी की कहानी क्या है? लल्ला गांव में आया, इसलिए आस पड़ोस के लोगों की नजर लग गई। वो चप्पल उतार के चारों तरफ घुमाती है, नीचे पट पट मारती, पता नहीं 5 बार या 7 बार ऐसी कुछ, और फिर ऊपर से थू 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 कुछ करती। वो क्या है? वो अलौकिकता है। हम थके, वो थकान थी, वो क्योंकि सफर किया, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाया, वो तर्क था। तो इस तर्क को ही जब आप उतारेंगे तभी काम हो पाएगा, तभी उसको क्या बोला गया? प्रबोध बोला गया। इसी उत्तर को अगर आप अपनी भाषा में भी अगर लिख दें, अगर कभी आए कि प्रबोधनकालीन व्यवस्था क्या थी, उदाहरण सहित समझाइए, और आपने यह भी लिख दिया कि मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था, मैं पीली में तैयारी कर रहा था,
मैं घर पे गया तो ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार से ये काम किया। अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी आपका उत्तर सही है। एग्जामिनर चाहता है कि आपकी समझ का विकास कैसा है। देखो, ज्ञान तो आप प्रीलिम्स में दे चुके हैं, आपने प्रारंभिक परीक्षा दी, आपका ज्ञान तो चला गया, जो भी ज्ञान था आपने दे दिया कि देखो टिक लगा दी, भाई को ये सही है, वो सही है, वो सही है, ये तो हो गया आपका ज्ञान। मेंस में आप देते हैं अपनी समझ, और समझ देने के लिए आपको उत्तर लिखना पड़ता है। उदाहरण में आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी भाषा में। तो हुआ क्या, यहां मानवतावाद पर या देववाद पर बल का मतलब यह हो गया कि कैथोलिक चर्च में ये सब बातें हुआ करती थी। देवी देवताओं का चित्र, दूसरा राजा का चित्र बनता था। इसके अलावा आप किसी का भी चित्र नहीं बना सकते थे। लेकिन इसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ये आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है? अभी सुना जब मैंने कहा है तो। लियोनार्डो दा विंची ये ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अलौकिकता को छोड़कर लौकिकता के ऊपर एक चित्र बनाया। किसका? मोनालिसा का। कहते हैं कि मोनालिसा के चित्र में किसी भी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके नाक में कुछ नहीं है, उसके कानों में कुछ नहीं है, लेकिन वह फिर भी अत्यंत सुंदर स्त्री दिखती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो प्रतिभा थी वो कहां उतार दी? इस चित्र में उतार दी। ऐसा माना जाता है कि वो उस समय की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी पेंटिंग है मोनालिसा की। धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो गया, कोयला में खदान करने वाली मशीनों का विकास हो गया, तो लोग फिर आधुनिकता में डट गए। उन्होंने फिर इन बातों पर बल देना छोड़ दिया। देववाद से तात्पर्य यह हो गया कि लोगों की इच्छाओं को केंद्र में रखो। सीधा सा पॉइंट यह है कि लोग क्या कहते हैं हमको इस बात से मतलब नहीं है, हमको वो करना है जो हमारे हित में है। जैसे हम अगर भारत के संदर्भ में अगर कोई एग्जाम्पल लें तो पति के मरने के पश्चात में पत्नी को आग में जल जाना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? सती प्रथा। पुराने ब्राह्मणों के लिए या अन्य पुरोहितों के लिए यह बात कैसी गर्व की बात होती है कि पति मर गया, पत्नी जल गई, तो हम लोग कहेंगे वो सती हो गई, अच्छी बात है। मेरी माता मेरे को अक्सर सती अनुसुईया की कहानी सुनाया करती थी और वह उसको उचित मानती थी, क्योंकि उनको नहीं पता कि सती प्रथा क्या थी। हम बड़े हुए, हमने बताया कि माता ऐसी सी बात होती है। हाँ, उनके मन से यही निकला, हाँ अरे नहीं, सच ही ऐसा ही होता था। सोचिए पहले कि जिस प्रथा को उस समय का समाज उचित मानता था कि ऐसा होना चाहिए, आज के समय में वही प्रथा गलत हो गई। हो गई नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको किस पर उतारा है? तर्क पर उतारा है, और उसको हम देववाद के रूप में मानते हैं कि केंद्र में कौन होना चाहिए? मानव का हित होना चाहिए। दुनिया क्या कहती फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहां क्या होता कि जैसे अगर किसी स्त्री का पति मर जाए और वो स्त्री अगर रंगीन साड़ी पहन ले तो उसके ऊपर चारों तरफ से उन लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तुमने देखा उसके पति मरे भी 1 साल नहीं हुआ है और चमक्को बन के जा रही है। ये रियल बात है। और ये जो कमेंट आती हैं वो पुरुष नहीं करता है, स्त्रियां करती हैं, और उसमें स्त्रियों की कोई गलती नहीं है। हमने ऐसे समाज का विकास कर दिया है कि वो स्त्रियों की जो मानसिकता है वो सेम वैसी ही है। आपको पता है कि भारत में घरेलू हिंसा में होने वाले तत्वों में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? स्त्रियों का, स्त्रियों के प्रति। अगर घर में कोई बहू परेशान है तो उसको परेशान करने में 80% हाथ किसका होता है? स्त्री का ही होता है, क्योंकि हमने मानसिकता ऐसी बना दी है। अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। शिक्षित स्त्रियां घर में पहुंच रही हैं, वह अपने अधिकार को मानती हैं, और अगर कोई वैसे नहीं मानता है तो वो प्यार से समझाती, देखो माँ जी ऐसी बात, पिताजी ऐसी बात, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पिताजी उस दिन तो नहीं मानेंगे क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। भाई ससुर है, पुत्र वधू बात कैसे मान लेगी? तो उनका जो घमंड है ना वो नहीं चूर हो जाएगा। तो फिर अकेले में सोचेंगे, फिर क्या करेंगे? ऐसा करो कि तुम लोग अपनी अकेले बनाओ, सिखाओ, अपनी अलग देखो। तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और ईगो हर्ट ना हो इसलिए क्या होता है कि उनको अलग कर दिया जाता है। तो वो पॉइंट इन्होंने किस पर उतारा? प्रयोग एवं परीक्षण पर बल। इन सब होने के पश्चात में जो प्रक्रिया निकली
क्या कोई है? तो कोई नहीं है, थोड़ी देर बैठे, बस 10 मिनट और रह गए, 3 बजने में, ठीक है। तो ये पॉइंट था, ये कौन सा था? प्रबोधन काल था। मेरे पॉइंट को आप समझ रहे हैं? मैंने बातों को कम, एग्जाम्पल्स को ज्यादा दिया इस चक्कर में, क्योंकि आप समझेंगे एग्जाम्पल्स के जरिए ही, क्योंकि हमें आपका ज्ञान नहीं बढ़ाना है। क्या आप में से यहां कोई पीएचडी कर रहा है? पीएचडी कोई नहीं कर रहा ना। हमको केवल आपकी समझ का विकास करना है। अगर आपने समझ का विकास कर लिया, मतलब आप आगे चल रहे हैं। आप इतनी समझ का विकास कर लीजिए कि जब हम रास्ते में चले और आपको कोई चीज दिख जाए, किसी कंपनी का नाम दिख जाए, कुछ ऊपर लिखा हुआ दिख जाए, और आपका तुरंत माइंड जीएस के रूप में वहां पहुंच जाए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने पढ़ा कि मोरल आईएएस एकेडमी, मान लीजिए मोरल आपने पढ़ लिया। अब मोरल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं तुरंत आपके माइंड में आनी चाहिए। ये मोरल माने होता क्या है? नैतिकता या कोई शिक्षा, है ना। अच्छा, ये क्या कहाँ काम आता? एथिक्स का चौथा पेपर है ये। इसमें ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। सामने कोई जा रहा, कोई व्यक्ति गिर गया, गलती किसी और की थी। जब आप वहां पर समझाएंगे, यकीन मानो मेरा आज तक किसी झगड़ा नहीं हुआ है, मारपीट का नंबर कभी नहीं आया, भली गलती किसी की भी हो, कभी गया और समझाया और मामला समझाने में ही सुलट गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि आप विशिष्ट बन जाएं। और विशिष्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और समय देंगे तो आपको अपना समर्पण भी करना पड़ेगा। आपको मोबाइल से थोड़ी दूरियां बढ़ानी पड़ेंगी, आपको अपने दोस्तों से थोड़ी सी दूरी बढ़ानी पड़ेगी। शुरुआत में कम बढ़ाओगे, बाद में वो अपने आप दूर हो जाएंगे। और जो दोस्त आपकी मजबूरी को ना समझ पाए, जैसे कही कि भाई वो यशपाल आजकल टाइम नहीं देता है, अब वो आदमी अच्छा नहीं है, तो तुम खुद समझ जाओ कि अगर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं और मेरा दोस्त मेरी परिस्थिति को नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है कि वो मेरा दोस्त बनने के लायक ही नहीं है। कम मिलो लेकिन समझ का विकास रखो। भले 1 महीने बाद मिलो, लेकिन ऐसे मिलो जैसे रोज मिलते हो, वही असली दोस्त है। कोई तुम्हारी बात को बुरा मान रहा तो उसमें तुम बुरा मत मानो, तुम्हारी बात को समझने की क्षमता ही नहीं उसके अंदर, तभी वो तुम्हारी बात को नहीं समझ पाया है। इसलिए एक प्रकार से आज से तुम्हारी प्रतिज्ञा शुरू हो गई है, और ये पीरियड में ऐसा पहला चांस होगा कि आप लोगों का वो नियम बन जाएगा जो नियम किसी का होता ही नहीं है। इस प्रकार से आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप उन सभी बच्चों से अलग हो जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपको ये मान के चलना है कि धीरे धीरे करके आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडी रोज की देनी है, कोचिंग के अलावा। अगर आप जब तक कोचिंग कर रहे हैं, आपको 6 घंटे देना है। मैं 10 घंटे नहीं बोल रहा हूं। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि अरे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो बात कतई भूल जाओ। ये आपको एक अनुभवी व्यक्ति बता रहा है, अनुभवी व्यक्ति। बकने दो, जो ही बक रहा है उसे बकने दो। सिविल सर्विस की तैयारी कराते हुए भी मुझे बहुत समय हो गया है, उसको बात को समझो। अगर आप इस समय कोचिंग करें तो आप अगर अधिकतम 6 घंटे दे देते हैं रोज के, तो वो आपके लिए काफी है। लेकिन शुरुआत में बहुत मत करना। अभी आप शुरुआत करो अधिकतम 3 घंटे से, फिर धीरे आप बढ़ाएंगे 4 घंटे, 5 घंटे, और 6 पे जाकर के रोक दो। और जब आप इस प्रकार से ग्राफ बनाकर चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो आप हल्के हल्के बढ़ो ऐसे करके, फिर आपका लेवल 6 घंटे हो जाना चाहिए लगातार। फिर पता क्या होगा? बीमारी हो जाएगी आपको पढ़ने की। जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे, उस दिन लगेगा कि यार लग रहा है कि तबीयत खराब है आज, अच्छा नहीं लगेगा। और ये लगेगा ओ माय गॉड, आज का मैंने 10 घंटा बर्बाद कर दिया। लगभग 6 सालों में मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं किसी रिश्तेदार के घर आज तक नहीं रुका नाइट में, किसी के घर नहीं रुका, और किसी भी रिश्तेदार के घर 1 घंटे ज्यादा नहीं रुका मैं। लल्ला क्या करूं घर जाके? अरे वो मौसी ये काम वो काम, पढ़ने ही तो है, आज भर ना पढ़ो तो क्या दिक्कत है? उनके ये कहने रहेंगे, आज भर उनका कलेक्टर बन जाओगे। ये शब्द आपको हर कोई बोलेगा, आप सीधा बोलना हाँ बन जाएंगे। क्योंकि अगर एक एक दाना करके अगर आप खेत में नहीं बोएंगे, तो उस एक दाने से बाली नहीं बनेगी।
पता ये पॉइंट। और एक एक बाली इकट्ठी होकर जब कटती है तभी पूरी ट्राली भरती है। अगर आप कहें कि एक बाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सारी बालियां तोड़ के फेंक कर देखो और देखें, आप कुठिया भर के दिखा दोगे, नहीं भरेगी ना। एक एक बाली का हिसाब रखना पड़ेगा आपको। जब आप धान लगाते हैं, जिसको लहिया बोलते हैं ना, धान लगाना चौहरा बोलते हैं, चौहरा बोलते हैं, उसमें आप इकट्ठी एक एक मुदरिया लगा देते हो या फिर एक एक पौधा लगाते हो? कीमत किसकी है? एक एक पौधे की। एक एक पौधे की कीमत एक एक उखेड़ते हो और एक एक लगाते हो। तो कतई भूल जाओ ये बात। अब आपके लिए 1 घंटा, 1 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्टूडेंट लाइफ में खैर आदमी वैसे भी रिश्तेदारी में नहीं जाता है, कम जाता है, अब और कम कर दो। ये समस्या लड़कियों में ज्यादा आती है ना। सामने क्या बच्चे, वो तो ही है खैर। और हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिलहाल उसकी चिंता मत करो और थोड़ा सा अपने आप में विकास कर लो। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपको पता है स्ट्रांग मैन कौन होता है? अच्छा, मुझे स्ट्रांग की परिभाषा बताओ, कोई बताएगा? मजबूत किसे कहते हैं? कॉमन शब्द है, चलो ठीक है, तुम्हें पता है लेकिन तुम लोग बोल नहीं रहे, मुझे पता है। वह व्यक्ति आपको स्ट्रांग लगेगा जिसकी मसल्स भारी भारी हो, बॉडी से भारी लगता हो, है ना। आपको दिखे कि ये ताकतवर है, आप उसको कैसा मानेंगे? स्ट्रांग मानेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर वही व्यक्ति जो आपको दिखने में बहुत भारी लग रहा है और उसने 1 कुंटल वजन को बहुत ही मशक्कत से उठाया और देर में उठा लिया, लेकिन देर में उठा पाया, तो आपकी नजर में वो कैसा व्यक्ति होगा? मजबूत है? नहीं, वो शरीर से मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है, क्योंकि उसने सबसे पहले तो मन में यह माना ये भारी है, उठेगा नहीं। फिर उसने उठाने की कोशिश की, अंततः उसने उठा तो लिया लेकिन मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि वो अपने मन को जगाकर तुरंत उठा लेता। अब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं जितना आपको दिखना चाहिए, लेकिन वो मानसिक रूप से मजबूत है। उसने कहा अरे कुछ नहीं है यार, अभी देखो, उसने एक जोर लगाया, नहीं उठा। दूसरे जोर में पता उसने क्या कहा? मैंने सही से पकड़ा नहीं था। वो ये नहीं कहेगा भारी है, वो क्या कहेगा? मैंने सही से पकड़ा नहीं। उसने गलती किसकी दी थी? अपनी। उसने ये नहीं कहा कि पत्थर भारी है, उसने क्या कहा? मैंने सही से पकड़ा नहीं था। और दूसरे जब वो पकड़ मजबूत बना लेगा तो जोर लगाएगा, खींच के पत्थर उठा के फेंक देगा। तो वो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था भले ही, लेकिन वह मानसिक रूप से मजबूत था। आपको किस तरीके से मजबूत बनने की जरूरत है? मानसिक रूप से। अरे लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करो तुम। 4 लोग क्या कहेंगे ना, तो 4 लोग कौन हो? तुम हो। और तुम लोग बोलते हो कि हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। कोई तुमसे कहे यार 4 लोग क्या कहते, तो तुम क्या कहो? भैया 4 लोग हम भी हैं और हम यकीन मानो हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम कुछ भी करो, बात खत्म। बस इसमें इसको लेकर के चलना है, समझ गए? तो इस क्लास हम ऑफ करते हैं क्योंकि बच्चे आ गए हैं नई क्लास के, ठीक है। क्लास अपनी चला करेगी 1 से 3, 2 घंटे की रोज, ठीक है। 2 घंटे में आपका एक ही सब्जेक्ट हुआ करेगा। ये नया लग रहा ना कि ये पीली फित में नई पॉलिसी आप लगा रहे हो, रियल में पॉलिसी यही है। ठीक उस प्रकार से मैं अगर आपको एक थाली में ढेर सारे पकवान दे दूं, मिठाई भी, करेले का जूस भी, आम का जूस भी और खिचड़ी भी दे दूं, तो आप लास्ट में किसी का टेस्ट बता पाएंगे कि किसका टेस्ट रह गया? मिक्स हो गया ना। हमको टेस्ट एक लेना, जिस दिन करेले का टेस्ट मिलेगा उस दिन करेले का ही मिलेगा, और जिस दिन मैंगो जूस मिलेगा उस दिन मैंगो जूस। सबसे पहले एक टेस्ट को समझ जाओ ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग विश्व का इतिहास खत्म करेंगे।